इन दिस लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ेंगे अपना इंग्लिश पेपर 2 जो आपके एक्चुअल AQU के एग्ज़ाम्स में आता है और 2022 का पेपर जो हमने 1 सॉल्व किया था और इंशाल्लाह अब हम पेपर 2 सॉल्व करेंगे उसका। और उसको सॉल्व करने के लिए आज हम बड़ी डिटेल के अंदर बात करेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजीज़ को समझेंगे और उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से करने की कोशिश करेंगे। अब गौर से सुननी है हर एक बात जो मैं कहूँगा, एक चीज़ को भी मिस नहीं करना, सो दैट यू कैन एक्सेल इन दिस पेपर टू गेट एटलीस्ट 40 मार्क्स आउट ऑफ 45। तकरीबन 45 में से आपको 40 मार्क्स तो सिक्योर करने ही हैं पेपर 2 के अंदर, जो जहाँ तक मेरा आपके लिए एक पर्सपेक्टिव बना है। और पेपर 1 के अंदर तो मैंने वैसे ही बता दिया, फुल मार्क्स लेने होते हैं, मैथमेटिकल मार्क्स होते हैं। अच्छा, कुछ होता यूँ है आई गेस सो कि आपका ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। पेपर 2 में होता ये है इंग्लिश के अंदर जो 45 मार्क्स का होता है, जो आपने P1 के अंदर यानी कि पेपर 1 के अंदर जो आपने रीडिंग पैसेज नंबर 1 किया होता है, रीडिंग पैसेज नंबर 1 और जो समटाइम्स 2, रीडिंग पैसेज नंबर 1 और 2 जो हम करते हैं पेपर 1 के अंदर, तो उनमें से कोई एक पैसेज पेपर 2 में आता है। कोई एक पैसेज या तो 1 आएगा पेपर 2 के अंदर या फिर 2 आएगा पेपर 2 के अंदर। जब भी कहते हैं पेपर 1 के अंदर अगर आपने बड़े ध्यान से रीडिंग पैसेजेस को रीड कर लिया और समझ लिया, तो पेपर 2 में आपके 17 के 17 मार्क्स, टोटल 17 मार्क्स कहीं नहीं गए। ओ माय गॉड, 17 मार्क्स, मगर ये किस चीज़ के हैं? होता ये है, जो पेपर 1 का पैसेज नंबर 1 और 2 जो आपने अंडर समझ के जो आपने उसके MCQ सॉल्व किए होते हैं, उनमें से ही कोई एक पैसेज आता है आपका केयरफुली आंसर क्वेश्चन आंसर्स के लिए, CRQs के लिए, यानी कि जिसको हम सिन बोर्ड में कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन और आगा खान बोर्ड में इसको हम कहते हैं CRQs, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री में सॉल्व करते हो। और मज़े की बात ये अनसीन होते हैं। अनसीन से मुराद, पेपर जब आप करने बैठते हो इंग्लिश का फाइनल में, तो उस वक्त आपके सामने एक अनसीन पैसेज आता है, उसको आपको रीड करके MCQ सॉल्व करने होते हैं पहले। फिर जब आपको पेपर 2 मिलता है तो 17 मार्क्स के लिए उसके CRQs आपको सॉल्व करने होते हैं। तो इसलिए दोनों पैसेज की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आकर बच्चे जो है ना, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपनी क्लास में इस सेक्शन में फुल मार्क्स सिक्योर करता था। जब मैं सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में था तो मैं फुल मार्क्स लेता था, 17 आउट ऑफ 17, क्योंकि मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर इतना अच्छा होता था CRQs के अंदर कि मेरे टीचर मुझसे बहुत इंस्पायर हो जाए। एंड आई गेस सो मेरे फर्स्ट ईयर में 91 आउट ऑफ 100 आए थे इंग्लिश में। वो इसी वजह से आए थे क्योंकि मैंने CRQs आई गेस मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व किए थे। तो उसके लिए दरअसल पता है होता क्या है, यहाँ पर आकर ना ज़हीन से ज़हीन बच्चा, नॉलेजेबल से ज़्यादा नॉलेज वाला बच्चा और इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा आकर घबरा जाता है और वो सेक्शन को सही नहीं कर पाता, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कॉग्निटिव स्किल्स। बायो में हम मेडिकल में कहते हैं कॉग्निटिव स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स। तो कॉग्निटिव स्किल्स का मतलब ये होता है कि आपका जो माइंड सेट है ना, आपका ब्रेन उस क्वेश्चंस को अंडरस्टैंडिंग करके, ब्रेन की जो स्किल्स होती हैं वो यूटिलाइज कैसे करते हैं, दैट इज नोन एज द कॉग्निटिव पावर और कॉग्निटिव स्किल्स। जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी वो भी यहाँ पर 0 मार्क्स ले जा सकता है, मतलब वो भी इतना अच्छा नहीं कर सकता ये सेक्शन, और जिसकी इंग्लिश 0 हो सकती है वो भी ये सेक्शन ज़बरदस्त तरीके से कर सकता है। तो इसमें मेन बात यह है, देखो इंग्लिश का तो अच्छा होना ज़रूरी है, ये तो मैंने खैर ऐसे ही बोल दिया, इंग्लिश तो लाजमी हो, जब तक आपकी अच्छी नहीं होगी तो आप किसी भी चीज़ को इंग्लिश के पेपर में सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके। और दूसरी बात ये, तमाम बोर्ड्स में पाकिस्तान के, बल्कि वर्ल्ड में मैं अगर बात करूँ दुनिया में, AQUEB की, आगा खान यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन बोर्ड की इंग्लिश इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट पेपर होता है इंग्लिश का पूरे वर्ल्ड में आगा खान बोर्ड का। कैम्ब्रिज का इंतहाई आसान होता है, आपका सिंध बोर्ड का इंतहाई आसान होता है, फेडरल और पंजाब बोर्ड का इतना आसान होता है, मगर आगा खान बोर्ड की इंग्लिश इज़ समवॉट अमेजिंग। इतनी डिफ़िकल्ट इंग्लिश बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलते हैं कि मतलब कहीं भी वो बैठ के डिबेट कर सकते हैं, कहीं भी वो बैठ के अपनी इंग्लिश की पावर दिखा सकते हैं। तो इंग्लिश आगा खान बोर्ड के बच्चों की सबसे फर्स्ट कहते हैं पहचान होती है, जो इंग्लिश अच्छी बोलता है दैट इज़
दैट पर्सन इज बीइंग आइडेंटिफाइड फ्रॉम हिज इंग्लिश स्किल्स स्पेशली इन AKUAP। तो अब फजूल बातों को छोड़ के टॉपिक पर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेपर 2022 के अंदर आपका रीडिंग पैसेज नंबर 1 आया था CRQs के अंदर, जो हम कर भी चुके हैं पेपर 1 के अंदर लेक्चर के अंदर सॉल्व MCQs के साथ। याद है ना वो राइटर वाला, सॉरी लिसनिंग वाला, कि आपका ये स्टिमुलेटेड इमेजिनेशन हम पढ़ चुके हैं ना इसको पूरा। आई कॉन्टैक्ट वगैरह जो हमने इसको सॉल्व किया था, उसमें सारे MCQs हमने इसके अल्हम्दुलिल्लाह सही सॉल्व किए थे। तो अब इस जाहिर सी बात है, जब आपने ये सॉल्व कर लिया तो आपको पेपर 2 के अंदर इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आना है विदाउट वेस्टिंग द टाइम। पेपर 2 आपको एग्जामिनर ने दिया, इन्विजिलेटर ने, विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको रीडिंग पैसेज पढ़े हुए आपको क्वेश्चंस पर आना है। नंबर 1 A क्वेश्चन, एंड यू कैन सी 6 मार्क्स। ओ माय गॉड, यानी कि 12 लाइंस दी हुई हैं मुझे, 1 से लेकर 12 लाइंस दी हुई हैं मुझे भाई। 1 2 3 4 5 6 या 12 लाइंस दी हुई हैं मुझे, 6 मार्क्स से क्वेश्चंस की नहीं है। ओ माय गॉड, और ज़रूरी पता है क्या होता है इसके अंदर, इस पार्ट के अंदर ये नहीं कि आप 4 लाइन के अंदर अपना आंसर खत्म करके बैठ जाओ, बाकी की आपने 4 लाइंस छोड़नी नहीं। इस पूरे CRQ वाले पार्ट में उर्दू की तरह होता है कि ये एंड वाली लाइन भी भरनी चाहिए। ये यहाँ तक, अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो जो कि करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर आके ख़त्म होनी चाहिए आपकी लाइन, जब जाके आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। मगर क्या ऊट पटांग बातें लिखनी होंगी यहाँ पर कि फजूल बातें, द इज एम आर, नहीं, वो हमें क्वेश्चन को पढ़ के समझ आएगा कि हमें किस तरह सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। डिस्कस एनी 3 वेज। सबसे पहले तो हम क्वेश्चंस के कीवर्ड्स को हाईलाइट करेंगे। डिस्कस एनी 3 वेज, अब यहाँ पर डिस्कस है, डिस्कस एनी 3 वेज, 3 ऐसे तरीके मेंशन करो जो कि मेंशन किए हों, मेंशन बाय द ऑथर, जो कि ऑथर ने मेंशन किए हों, ऑन हाउ टू डिलीवर अ गुड प्रेजेंटेशन। गुड प्रेजेंटेशन डिलीवर करने के लिए जो ऑथर ने इस पैसेज के अंदर 3 या 4 या 5 या 6 जितने भी तरीके बताएं, उनमें से कोई भी अपनी तरफ से 3 तरीके उठा लो और उनको डिस्कस करो। यानी कि इसका मतलब प्रोवाइड अ टेक्सचुअल एविडेंस फॉर ईच वे। अब यहाँ पर आके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे पता है क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जो कि उनको 17 मार्क्स पूरे लूज करा देती है। वो गलती सुनो क्या होती है, बड़ी गौर से सुनना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइन उठाता हूँ, दिस इज मेरा नंबर 1 वे है, ये मेरा नंबर 1, लेट्स सपोज आई कॉन्टैक्ट वाला मेरा नंबर 1 वे है। बच्चे क्या करेंगे, ये पूरी लाइन उठाएंगे आई कॉन्टैक्ट से लेकर, और ये यहाँ से लेकर कॉपी करके उसको यहाँ लिख देंगे। पूरी लाइन एज इट इज डिट्टो कॉपी करके अपना ये कॉम्प्रीहेंशन का CRQs का ये 3rd लाइन तक भर देंगे। अबे भाई, कॉपी करना पेपर 2 के अंदर इंग्लिश के CRQs के अंदर इज हराम। कहते ना ये मुझे हराम है, ये इट इज फॉरबिडन। कॉपी करके लिख दिया जिसने, उसके 17 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1 में ही एग्जामिनर पढ़ के गवा देगा। एग्जामिनर आगे क्वेश्चंस को पढ़ेगा ही नहीं, वो बोलेगा यार तुमने तो पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया। सुन तो लो वो क्या रहा है, प्रोवाइड अ टेक्सचुअल एविडेंस फॉर ईच वे। इसका मतलब पैसेज से कोई ऐसे 3 वेज निकालो जो कि इसकी बात को सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे वेज बता रहे हो जो कि प्रेजेंटेशन के लिए अच्छी हो, फॉर द गुड प्रेजेंटेशन डिलीवर करने के लिए पैसेज में से कोई 3 वेज निकालो। तो उसका मतलब ये हो गया कि टेक्सचुअल एविडेंस निकालो हर तरीके के लिए। मगर तो यहाँ पे डिस्कस का मतलब क्या है, डिस्कस का मतलब ओन वर्ड्स के अंदर डिस्कस करना है अपने। ओ माय गॉड, तो अब होगा क्या, मैं यहां पर लिखूंगा आई कॉन्टैक्ट, और आई कॉन्टैक्ट फॉर एग्जाम्पल मेरा नंबर 1 मेथड है, तो मैं यहां पर लिखूंगा 1। और अब मैं जो भी बात करूंगा अपनी 3 लाइंस के अंदर, 3 है ना, तो 3 लाइंस के अंदर या 4 लाइंस के अंदर मैनेज करो। 3 लाइंस के अंदर, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आई कॉन्टैक्ट मेरा 3 लाइन में आ गया, दूसरा मेथड मेरा आ गया 4 लाइंस के अंदर, और मेरा तीसरा मेथड आ गया वो भी 4 लाइंस के अंदर। तो हो सकता है कि आप फर्स्ट मेथड को 2 लाइन का रखो या 1 लाइन का रखो, मगर दूसरे मेथड को आप ज़रूरी है कि 4 से 5 लाइन का करो, और तीसरे मेथड को भी ज़रूरी है कि आप 4 से 5 मेथड का करो। कोई एक शॉर्ट हो सकता है और कोई 2 लॉन्ग हो सकते हैं मेथड्स, या कोई 2 शॉर्ट हो सकते हैं और कोई 1 लॉन्ग हो सकता है मेथड। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आपकी लाइंस पूरी फिल होनी चाहिए इसके अंदर, और बहुत लॉजिकल बात होनी चाहिए CRQs के अंदर। तो अब क्या होता है,
आई कॉन्टैक्ट मैंने नंबर 1 मेथड लिखा, एग्जामिनर को मैंने बता दिया। तो ये जो मेरे पास पूरी की पूरी लाइन जो मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ ना, ये सारी मेरी ओन वर्ड्स में होनी चाहिए, ये सारी मेरी अपनी लिखी हुई बातें होनी चाहिए। अपनी लिखी हुई बातें कहाँ से आएंगी? जब मैंने उस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया हुआ हो, जब मैंने उस पैसेज को अंडरस्टैंड किया हुआ हो, और दूसरा मेरे पास इंग्लिश की स्किल्स बहुत हाई क्लास हों। अच्छा, अब बच्चे एक और गलती का करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई वोकेबलरी, जो कि ओवर एफिशिएंट बनते हैं, जिनके पास इंग्लिश की अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज अच्छी होती है, एंड आई रियली अप्रिशिएट्स कि उनके पास काफ़ी अच्छी इंग्लिश होती है बच्चों के पास, मगर वो ना कुछ ज़्यादा एग्जैजुरेट करके अपनी इंग्लिश को लिखते हैं, मतलब हाई एडवांस करके, एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉट सुइटेबल फॉर यू। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आप हाई से हाई वोकेबलरी यूज़ कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। इसलिए कहते हैं हमेशा मीडियम लेवल की वोकेबलरी यूज़ करो। यानी कि अगर 4 लाइन की आपकी फॉर एग्जांपल डेफिनेशन है, यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका मेथड, आपका यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो एक लाइन में सिर्फ एक हाई वोकेबलरी यूज़ होनी चाहिए। एक लाइन में सिर्फ हाई वोकेबलरी यूज़ होनी चाहिए, और कोशिश करना अगर यहाँ पर हाई वोकेबलरी यूज़ कर ली, तो फिर सेकंड लाइन में वोकेबलरी यूज़ नहीं करो हाई लेवल की, थर्ड में आके हाई लेवल की यूज़ कर लो, क्योंकि ओन वर्ड्स है ना, तो ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना अपनी वोकेबलरी को। एग्जामिनर बोलेगा ये तो अपनी ज़्यादा एफिशिएंसी दिखा रहा है, तो वो नंबर काट देगा। तो इसलिए एक लाइन में एक वोकेबलरी अच्छी लगती है, वो भी हाई लेवल की, हाई लेवल की। तो सेकंड लाइन में जो आपकी लेवल की वोकेबलरी होगी, दैट मस्ट बी मीडियम लेवल की, यानी कि कोई ज़्यादा बड़े चढ़ा के वर्ड नहीं होंगे, बड़े खतरनाक वाले इंग्लिश के वर्ड्स नहीं। दूसरी लाइन में आप मीडियम वर्ड्स रखो, तीसरी लाइन में आप फिर आके हाई लेवल यूज़ कर लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। और ये भी कर लो कि लास्ट लाइन में आके आप लो कैटेगरी वाले वर्ड्स यूज कर लो, देयर इज नो इशू, लो कैटेगरी। तो इस तरह आप कर सकते हो। तो मैंने बता दिया है कि किन गलतियों की वजह से आपके नंबर्स कट सकते हैं सीआर की उसके अंदर, ठीक है ना। तो अब दोबारा से मेन टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चंस को अंडरलाइन किया, कीवर्ड्स को 3 वेज बताने हैं जो कि ऑथर ने मेंशन किए हों टू डिलीवर अ गुड प्रेजेंटेशन के लिए। तो अब बच्चे एक और गलती क्या करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स को कीवर्ड्स कर लेते हैं। भाई कीवर्ड सिर्फ 3 रखो हमेशा, को कीवर्ड्स में ना अपने 3 रखो, हमेशा कीवर्ड्स 3 रखो क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर मेरे कीवर्ड्स 3 क्या होंगे, डिस्कस एनी 3 वेज। फर्स्ट वर्ड मेरा कीवर्ड ये हो गया, मेंशन्ड बाय अ ऑथर ऑन हाउ टू डिलीवर अ गुड प्रेजेंटेशन, डिलीवर अ गुड प्रेजेंटेशन। नंबर 2 मेरा ये कीवर्ड हो गया, और टेक्सचुअल एविडेंस इज माई अनदर कीवर्ड। तो ये मेरे 3 कीवर्ड्स हो गए, यानी कि एक टेक्सचुअल एविडेंस देना है मुझे, तीनों वेज की नहीं है, और ऐसे तीनों वेज जो कि गुड प्रेजेंटेशन की नहीं हो। ये मेरे बस 3 कीवर्ड्स होंगे। जितना ज़्यादा शॉर्ट हम कीवर्ड रखेंगे, उतना ज़्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग पैसेज की और क्वेश्चन की अच्छी होगी। अब आ जाते हैं मेन बात पर, स्टार्ट कैसे करें सर, एंड कैसे करें सर, 6 मार्क्स के लिए कैसी बातें लिखें जो हमारे नहीं है पूरे के पूरे नंबर्स गेनिंग हो, मार्क्स गेनिंग। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक डिफिकल्ट पार्ट आई हैव ऑल्सो फाइंड ओवर हियर इन दिस सेक्शन पेपर, इन दिस पेपर सेक्शन 2। ये मुझे भी डिफिकल्ट लगता था कि यार वाकई इसमें बना चढ़ा कर बातें लिखना अपने ओन वर्ड्स में, पैसेज को यानी कि अपने ओन वर्ड्स में उसको मैनिपुलेट करके शो करवाना है, ठीक है ना। उसको पैसेज को अपने ओन वर्डिंग में डिजाइन करके, एक तो फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल ऐसे लो, किसी ने आपको एक बॉक्स बनाकर दिया, अब उसने कहा इस बॉक्स जैसा तुम्हें सिमिलर बॉक्स बनाना है, मगर जरूरी नहीं है कि तुम इसका वही कलर रखो उस बॉक्स का। तो मतलब मुझे अपनी थिंकिंग से उस बॉक्स का कलर भी चेंज करना होगा। तो यहाँ पर वो वाला हिसाब किताब है भाई, बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए। मगर वही बात, 17 मार्क्स हैं तो भाई 17 के 17 लेने में क्या हर्ज है। जाओ अपनी इंग्लिश को अच्छी करो, अपने अंडरस्टैंडिंग को अच्छी करो। कोहेरेंट, कोहेरेंट जिसे कहते हैं, कोहेरेंट का मतलब होता है, अभी हम ऐसे में पढ़ेंगे, कोहेरेंट का मतलब होता है वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करो, ऐसा ज्वाइन करो कि वो आपस में एक कोहेरेंसी बनाए, एक रिदम बनाए, एक बड़ा एक एब्सोल्यूट आपके वर्ड्स का फॉर्मेट जितना होगा ना, उतना ज़्यादा एग्जामिनर मज़े से आपके क्वेश्चंस को पढ़ेगा, उसके आंसर्स को। अब हुआ ये, हमने ये पैसेज पढ़ लिया, तो अब मेन बात पर आते हैं। हमने इसके क्वेश्चंस को, कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लिया। तो अब मुझे 3 वर्ड्स तो सबसे पहले मुझे ढूंढने हैं, 3 वेज मुझे सबसे पहले ढूंढने हैं, और उनको मुझे स्किम करना है। स्किम का मतलब जल्दी जल्दी, योर प्रेजेंटेशन इस तरह स्किम होता है, तो स्किम करना पड़ता है हमें। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं पैसेज नंबर, इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं, मैं इसको कट कर दूंगा। हाँ, इसको मैं कट कर दूंगा, इसमें कोई प्रेजेंटेशन का वे नहीं बताया हुआ, इसमें भी कोई वे नहीं बताया हुआ। आते हैं पैराग्राफ नंबर 2 पर। तो पैराग्राफ नंबर 2 पर है आपका, द मोर फेमिलियर यू आर विद योर मटेरियल, द मोर यू विल बी एबल टू इंस्पायर योर ऑडियंस ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो अब नंबर 1 मेरा मेथड क्या हो गया,
वन मेरा मेथड हो गया मटेरियल वाला, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, मगर लिखने से पहले मैं क्या करूँगा, मैं पहले इसको थोड़ा सा स्किम कर लूँगा. Do more than practice reading through your material to yourself. If possible, stand up in a room and deliver your presentation. Go to the walls. Get used to hearing your own voice, filling a room. Familiarize yourself with the words and phrases in your presentation. Play around with different volumes and see how well you can hear your own voice. Above all, familiarize yourself the main thrust of the argument. जल्दी से मैंने इसको स्किम कर लिया, इस तरह करके मुझे आइडिया ग्रैप हो गया कि मेरा जो फर्स्ट वे है वो है आपका फेमिलराइज योर सेल्फ विद मटेरियल. तो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरी बात गौर से देखना मैं क्या कर रहा हूँ. मैं नंबर 1 को हेडिंग डालूंगा, नंबर 1 पॉइंट, ये ज़रूर याद से लिखना, कभी भूल मत जाना. या तो आप डॉट डाल के लिख लो फर्स्ट पॉइंट के लिए. डॉट, मैं तो डॉट डालता था, मुझे डॉट आसान लगता था, मैं डॉट डालता था और मैं स्टार्ट करता था. तो नंबर 1 मेथड मेरे लिए है कोटेक्चुअल एविडेंस से द मेन. ओके, इसको मैं कट करता हूँ, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मैं इसको दोबारा से शुरू करता हूँ. द बेस्ट वे, ये एक टॉपर बन के लिख रहा हूँ मैं, जो कि फुल मार्क्स गेन करता है पेपर के अंदर. तो मेरा मेथड देखो, द बेस्ट वे टू, अच्छा अब यहाँ पर देखना, मैं कॉपी कुछ नहीं कर रहा, मैंने पैसेज को पढ़ लिया, उस वे के बारे में मैंने पढ़ लिया जो ऑथर ने डिस्क्राइब किया. मैं उसको अपने ओन वर्ड्स में करूँगा. ओन वर्ड्स में जब भी करूँगा जब मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी. द बेस्ट वे टू डिलीवर अ गुड प्रेजेंटेशन, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग थोड़ी अच्छी करनी होती है, तो ताकि आप एग्जामिनर को फेमिलराइज कर सको कि आप इसके बारे में बता रहे हो. तो द बेस्ट वे टू डिलीवर अ गुड प्रेजेंटेशन मैंशनड बाय ऑथर, मैंशन बाय ऑथर. अब आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ पर वही बात लिख दी जो ऊपर क्वेश्चन में लिखी है, तो भाई उस बात का आंसर देने के लिए वो मैंने वो बात लिखी है ना. मैं क्या बता रहा हूँ, मुझे वो शो कराना है. तो मैं बता रहा हूँ कि जो बेस्ट वे है डिलीवर करने का प्रेजेंटेशन अच्छी, जो कि ऑथर ने मेंशन की है. अब देखना मैं क्या लिखूंगा, मेंशन बाय ऑथर इज टू फैमिलियराइज, फैमिलियराइज. अच्छा स्पेलिंग देख लेना, चेक कर लेना, स्पेलिंग आप कभी मिस्टेक नहीं कर देना यहाँ पर. अगर यहाँ पर फैमिलियराइज की स्पेलिंग आपको कहीं नज़र आ रही है कि दिस इज़ द स्पेलिंग, तो ये आप फैमिलियराइज की स्पेलिंग यहाँ से देख लो, ठीक है ना. तो इसमें ये आसानी आती है बच्चों के, स्पेलिंग में बच्चे मिस्टेक नहीं कर पाते क्योंकि इसमें वहीं लिखी होती है. फैमिलियराइज योर सेल्फ विद मटेरियल. अब यहाँ पर ये बात मैंने एक आइडिया दे दिया मैंने एग्जामिनर को. अब एग्जामिनर जब चेक करेगा ना मेरा पेपर, तो वो बोलेगा हाँ इसने मेथड तो बता दिया कि एक मटेरियल के ज़रिए आप अपने आप को फेमिलराइज करवा सकते हो, सॉरी मटेरियल से फेमिलराइज करवा के आप अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छी तरह डिलीवर कर सकते हो, मगर इसने डिस्क्राइब नहीं किया, तो वहाँ पर एग्जामिनर नंबर काट लेगा. अगर मैं यहाँ पर बात छोड़ दूँ और मैं दूसरा पॉइंट स्टार्ट कर दूँ, यहाँ मुझे 0 नंबर मिलेंगे, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट कर दी वो बात को और मैंने उस बात का रीज़न भी नहीं बताया. हाँ, अब अगर जहाँ मैंने यहाँ पे मटेरियल लिखा, तो अब मैं इस बात को आगे एलेबरेट कर सकता हूँ, सिर्फ इस वाली लाइन तक की नहीं है, ठीक है. अब मैं क्या करूँगा, द बेस्ट टू डिलीवर अ गुड प्रेजेंटेशन मेंशन बाय ऑथर इज टू फेमिलाइज योरसेल्फ विद मटेरियल. अब मैं अपने ओन वर्ड्स लिखूंगा. इट इज जस्ट बाय, इट इज जस्ट बाय डूइंग कंसिस्टेंट practice by, it is just by doing consistent practice by okay, practice is to raise consistent practice by raising your voice in a क्वाइट रूम. अब क्वाइट रूम वहाँ नहीं लिखा था, मगर मैंने खुद अपने ओन वर्ड्स में मेंशन किया ताकि एक नया आइडिया मैं क्रिएट कर सकूँ, क्योंकि एग्जामिनर को एक नई चीज़ चाहिए होती है. इट इज़ जस्ट बाय डूइंग कंसिस्टेंट प्रैक्टिस बाय रेजिंग योर वॉइस इन अ क्वाइट रूम. अच्छा अब एक फॉर एग्जाम्पल मैं एक और चीज़ था मैं भूल गया, तो मैं जल्दी से पैसेज पर गया. एक और चीज़ इसने यहाँ पर ऐसी क्या मैंशन की हुई है, विद डिफरेंट वॉल्यूम्स हाउ कैन यू वॉइस वाइज प्लस ऑफ आर्ग्यूमेंट एलिमेंट्स. ओके ओके, यहाँ पर मुझे बस एक ही चीज़ मिली थी क्वाइट रूम में आपको करने की, एंड प्रैक्टिस हो गया, प्लेइंग प्ले विद, हाँ प्ले विद डिफरेंट वॉल्यूम्स. तो मैं इसको अपने ओन वर्ड्स में कैसे लिख सकता हूँ, इट इज़ जस्ट बाय डूइंग कंसिस्टेंट प्रैक्टिस बाय रीडिंग योर वॉइस इन अ क्वाइट रूम कॉमा, क्योंकि मैं एक और बात शुरू कर रहा हूँ तो मैं कॉमा डाल के उसका न्यू आइडिया लिखूंगा. एंड ऑल्सो गेटिंग familiar
विद डिफरेंट वॉल्यूम्स। अब बात वही थी वॉल्यूम्स की, मगर मैंने उसको अपने ओन वर्ड्स में लिख दिया विद डिफरेंट वॉल्यूम्स। अब ये जो मैंने पूरा आंसर लिखा है ना, इस आंसर पे जो ये मेरा जो पहला वाला मेरा पॉइंट है, इसमें एग्जामिनर को बात क्लियर हो चुकी है। एग्जामिनर ने बोला हाँ, बच्चे ने इंट्रोडक्शन भी कराया क्वेश्चन के बारे में, फेमिलराइज योर सेल्फ विद मटेरियल। बच्चे ने टेक्सचुअल एविडेंस भी दिया कि मटेरियल के जरिए आप अपने आप को अच्छा कर सकते हो, जिसके जरिए आपकी गुड प्रेजेंटेशन डिलीवर हो सकती है। और उसके जरिए बच्चे ने एक अपनी तरफ से वर्ड इंट्रोड्यूस कराया, दैट इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट पैसेज में यूज नहीं है। एग्जामिनर बोलेगा हाँ, बच्चे ने अपने पास से एक नया वर्ड में इंट्रोड्यूस कराया, कंसिस्टेंट यानी कि रेगुलर। तो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ये बच्चा कह रहा है कि उससे अच्छी होगी। वॉइस भी रेस कर रहा है जो ऑथर ने पैसेज में कहा है। क्वाइट रूम बच्चे ने अपने पास से इंट्रोडक्शन कराया, यानी कि बच्चे ने एक नया आइडिया जनरेट किया है। एंड ऑल्सो गेटिंग फेमिलियर विद डिफरेंट वॉल्यूम्स को बच्चे ने जो टेक्सचुअल एविडेंस था उसको भी अपने ओन वर्ड्स में एलेबरेट किया है। तो यहां पर मुझे होगा पता है क्या, पूरे 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे इस वाले पॉइंट के अंदर। पूरे 2 में से 2 मार्क्स। आ जाओ सेकंड पॉइंट के अंदर। अब सेकंड पॉइंट में देखूंगा जल्दी से। अच्छा, ये काम बहुत फास्ट करना होता है, अभी तो मैं जाहिर सी बात है जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, मगर आपको, सॉरी जल्दी जल्दी कह रहा हूँ, बहुत देर देर से कर रहा हूँ, मतलब सोच समझ के। आपको तो उस वक्त समझो ये बस चट मंगनी पट बिया की तरह करना है आपको, बस फौरन फौरन। ओके, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अपेयर कॉन्फिडेंट एट ऑल टाइम्स। दिस इज अगेन ग्रेट थिंग। मुझे मेथड नंबर 2 भी मिल गया, कॉन्फिडेंस। तो अब मैं नंबर 2 की डॉट डालूंगा और मैं कॉन्फिडेंट वाले पैराग्राफ को दोबारा से पढ़ूंगा, अच्छी तरह रीड करूंगा, स्किम करूंगा। Different postures create different moods, are very formal, upright, and still possible, create a different atmosphere, relaxed environment. Remember to match your physical behavior to the objectives under planning your presentation. If you want to be either informal, formal, make deliberate choice about your physical style. And okay, कॉन्फिडेंस से ज़्यादा अच्छा यहाँ पे वर्ड सूट करेगा मेरे लिए अपना पोस्चर, जो मेरा फिजिकल बैलेंस है। तो अब पता है क्या लिखूंगा मैं? वहां पर लिखा है पोस्चर पैसेज के अंदर, मैं लिखूंगा फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस एग्जामिनर बोलेगा वाह यार, इसने तो मतलब वर्ड ही चेंज कर दिया, इसने बड़ा यूनिक वर्ड ला के दिया जो कि किसी बच्चे ने यूज नहीं किया। फिजिकल बैलेंस इज अगेन, मैं यहां पर लिखूंगा सेकंड पॉइंट के लिए, द बेस्ट मूड चेंजिंग वे। देखो, फिजिकल बैलेंस इज अगेन द बेस्ट मूड चेंजिंग वे टू टू डिलीवर अ गुड प्रेजेंटेशन, फुल स्टॉप। इन दिस मैथड, अब मैं इस मैथड को एलेबरेट करूंगा। इन दिस मैथड वी मस्ट हैव टू बी वी मस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट। अब इसके अंदर कॉन्फिडेंट वाली बात भी आ गई। वी मस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट, वी मस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड ओके, वी मस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट with a proper body balance to assure a good posture. अब एग्जामिनर पता है क्या बोलेगा? एग्जामिनर बोलेगा कि इसने यहाँ पर ना बड़े डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए हैं। फिजिकल बैलेंस जो कि पैसेज में यूज़ नहीं था, अपने पास से यूनिक इसने वर्ड लेकर दिया। बेस्ट मूड चेंजिंग भी पैसेज के अंदर था, मगर उसने मूड चेंजिंग को ऐसा किया कि वो उसने इसके साथ कवर कर लिया, फिजिकल बैलेंस के साथ कॉपी भी कर लिया बच्चे ने, मगर उसने उसको एलेबरेट भी कर दिया। तो यहाँ पर एग्जामिनर बोलेगा इसने इसकी बात अच्छी तरह वाजे की, और एग्जामिनर बोलेगा इन दिस मेथड बच्चे ने ये किया, वी मस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट, बच्चे ने कॉन्फिडेंट वाली बात भी लाई, विद अ प्रॉपर बॉडी बैलेंस की बच्चे ने बात की, टू अश्योर अ गुड पोस्चर, और पोस्चर वाली बात भी की। तो एग्जामिनर बोलेगा मतलब उसने इस वे के अंदर एलेबरेट करके अपने ओन वर्ड्स में इसको अच्छा डिस्क्राइब किया। एग्जामिनर बड़ा खुश होगा। नंबर थर्ड पॉइंट पर आ जाओ। आपकी मर्जी है, थर्ड पॉइंट आप यहाँ से स्टार्ट कर लो। मैं यही बोलूँगा, जब अगर यहाँ पे आपकी लाइन खत्म हो चुकी है हाफ लाइन में, तो आप थर्ड पॉइंट अपना मिड से ही स्टार्ट कर दो। थर्ड पॉइंट आपका आ गया आई कॉन्टैक्ट का। आई कॉन्टैक्ट इज अ पार्ट ऑफ एवरीडे कम्युनिकेशन, ऑडियंस कैन फील अनकंफर्टेबल इफ दे डिनाई इट। मेकिंग आई कॉन्टैक्ट विद इंडिविजुअल गिव्स देम अ सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन योर प्रेजेंटेशन एंड हेल्प्स टू कन्वे अबाउट योर ऑब्जेक्टिव्स। और पर्सनली यूज gestures to welcome your audience, to emphasize your main points or indicate an ending. Make sure that all the gestures are controlled and precise. Too much movement will appear nervous and unfocused. वाओ, इसका तो मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा मिल गया। तो आई कॉन्टैक्ट के लिए मैं क्या लिखूंगा? आई कॉन्टैक्ट, ये मेरा लास्ट पॉइंट है। आई कॉन्टैक्ट इज आई कॉन्टैक्ट इज
आई कॉन्टैक्ट इज मस्ट या फिर आई कॉन्टैक्ट इज अ बिग नेसेसिटी, इज अ बिग नेसेसिटी विच इफ इम्प्लीमेंट, अगर वो इम्प्लीमेंट कर दी जाए, विच इफ इम्प्लीमेंट so the audience will definitely finds the presentation in a more engaging way. वहाँ पर वर्ड यूज़ किया है पैराग्राफ में इन्वॉल्वमेंट, मैंने उसको चेंज कर दिया इंगेजिंग वे। थस, अब यहाँ पर मैंने एक कनेक्टर यूज़ किया थस, वो हम एसेज में पढ़ेंगे कनेक्टर्स। थस लीडिंग्स, ओके, थस लीड्स टू द गुड प्रेजेंटेशन, गुड, अच्छा प्रेजेंट, दूसरी बात, प्रेजेंटेशन में यहाँ पे शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, ओके। बच्चे क्या करेंगे, लाइन को एक्सीड करके बाहर निकल जाएंगे, लाइन से नहीं करना। बाहर निकल गए लाइन से, अगर इस लाइन पर आ गए तो आपका वो सेंटेंस नहीं देखा जाएगा पेपर के अंदर, क्योंकि एक ही यू में जब पेपर चेक्स होते हैं ना वो स्कैन होते हैं, तो स्कैन वहीं तक होते हैं जहाँ तक आपकी लाइंस दी हुई होती हैं। तो लाइक दिस, ये मेरी लास्ट लाइन है ये वाली, तो इसी तक आपका लिखा हुआ सारा आएगा, इसके नीचे वो बाहर लिखा हुआ आपका नहीं जाएगा, स्कैन होगा तो आपके नंबर्स कट सकते हैं। तो इसलिए जो लाइंस दी हुई हैं उसी लाइन में पूरा करना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने नोट पैड से लिखा है तो इसलिए मुझे ज़रा टाइम लगा और ज़्यादा मुझे स्पेस लेना पड़ा। अगर मैं ये पेंसिल से पेपर में लिखूँ तो यही चीज़ मैं तकरीबन यहाँ तक ख़त्म कर चुका हूँगा। तो आपको लाइंस को यूटिलाइज करना आना चाहिए, लाइन से बाहर निकालना नहीं आना चाहिए, और आपको प्रॉपर रीजंस के साथ आपको अपनी डिटेल आंसर देने चाहिए। तो इस तरीके से मैं इसमें 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स ले सकता हूँ। तो अच्छा, मैं मज़े की बात, मैं इस आंसर्स को जो मैंने तीनों लिखे मैं इनको और अच्छी तरह भी लिख सकता था, मगर मैंने नहीं लिखा। वो इसलिए क्योंकि मैं अभी आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। समझाने का मतलब ये है कि मैं आपको इनिशियल स्टेजेस से स्टार्ट करूँ, तो मैंने आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिकल चीज़ दिखा दी, इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसके और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, बल्कि सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ को कर लेंगे सॉल्व, वो कुछ को मैं आपको दे दूंगा सॉल्व करने की नहीं है, मगर ये है कि ज़्यादातर मैं आपको खुद करके दिखाऊं ताकि आपको समझ आए। फिर हम आएंगे इसकी आइदर के ऊपर, लेटर के अंदर और एसेस के।